जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि आप अब खेल कूद सब कुछ छोड़ दीजिए, अब आपको सीधा सीधा बस पढ़ाई पर फोकस करना है। स्कूल से फ़ोन आया कि सीबीएसई सेक्रेटरी ने कंफर्म कर दिया कि ऑल इंडिया टॉपर मैं ही हूँ। 9th में कितने मार्क्स आपका है? 9th में मेरे डिप हो गया था। अराउंड हाफ ईयरली तक तो मैं सेट इन करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे सिलेबस खत्म करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। जो आपके रिलेटिव्स थे, हाँ। फ्रेंड्स थे, उनका क्या रिएक्शन था? और उनको भी मतलब इनिशियली तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ज़्यादा आ सकते हैं। फिर होता है ना कि आपके जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी फिर जेलस तो फील होती होगी कि ये तो फेवरेट है मैम का। तो फिर क्या तभी सोच लिया था कि 10th में इस बार फुल? हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये वीडियो इसलिए खास होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हमारे साथ वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एक ऐसा सपना पूरा किया है जो हर एक 10th क्लास के स्टूडेंट का सपना होता है, यानी 500 में से 500 नंबर लाने का। आज हमारे साथ सीबीएसई 10 टॉपर आरव मल्होत्रा हमारे साथ इस वीडियो में होंगे। आरव, सबसे पहले वेलकम आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी है मैम। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूं उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आरव, और आपकी जर्नी को लेकर सब कुछ पूछूंगी, लेकिन सबसे पहला आपसे रिएक्शन मैं आपका जानना चाहती हूँ। जब आपने अपने नंबर्स देखे, कैसा फील हुआ उस वक्त? आई फील शुरुआत में तो रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि लाइक 100% इतना बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट मैंने अचीव किया है। हम अलग अलग साइट से रिजल्ट्स चेक करते जस्ट टू कंफर्म, बट फिर बाद में स्कूल से फ़ोन आया कि सीबीएसई सेक्रेटरी ने कंफर्म कर दिया कि ऑल इंडिया टॉपर मैं ही हूँ। तो फिर एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील हुआ। पेरेंट्स भी काफ़ी प्राउड थे एंड या लाइक एक अच्छा, बहुत। मम्मा पापा का कैसा रिएक्शन था जब आपके मार्क्स देखे? मतलब हाँ। इतना उन्होंने सोचा था कि ऐसे मार्क्स आ जाएंगे आरव के? उन्हें भी अराउंड 98-99 तो एक्सपेक्टेड थे, बट जब उन्होंने 100 देखे तो उन्हें भी लाइक इनिशियली सिंक इन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर बाद में उन्हें भी धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ और उन्हें भी सेटिस्फैक्शन हुआ कि उन्होंने जो मेहनत करी, मैंने जो मेहनत करी, वो फाइनली सफल हुई। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? होता है ना कि एक टॉपर को अगर बोला जाता है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि कम से कम आप 12 से 14 घंटे पढ़िए। आरव ने कितनी देर पढ़ाई की? मैं अराउंड 10 to 11 आवर्स ही स्टडी किया करता था, बट वो फुल फोकस में हुआ करते थे। एंड लाइक ऐसा नहीं था कि मैं लाइक पूरा टाइम पढ़ता ही रहता था। मेरी काफ़ी सारी हॉबीज़ भी हुआ करती थी, स्पेशली बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन, जो मैं लाइक अल्टरनेट डेज पे इवनिंग में अराउंड 1 to 1.5 आवर्स हमेशा खेला करता था। अच्छा, साथ साथ खेलना भी हाँ, होता हाँ। था, फिजिकल एक्टिविटीज यस आप यस। किया करते थे। अच्छा, तो मतलब ये तो फिर सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए भी हो गए जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि आप अब खेल कूद सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं, अब नहीं। आपको सीधा सीधा बस पढ़ाई पर फोकस करना है ना? नहीं, नहीं, ये चीज़ तो मेरे को बिल्कुल भी करेक्ट लगती नहीं है, हाँ। बिकॉज़ जब आप कोई चीज़ हॉबी किसी चीज़ को परस्यू करते हो, हाँ। तो फिर आई थिंक एक साइड रिफ्रेशमेंट होना चाहिए आपके लिए, जिसको आप रिज़ॉर्ट कर सको वेंट आउट करने के लिए। तो फिर आई थिंक मेरे लिए वो चीज़ स्पोर्ट्स थी, जो एक बेसिकली मेरे लिए मेडिटेटिव एक्टिविटी बन गई थी इनिशियली। अच्छा, अच्छा फील होता था, लाइक हाँ, फ्रेश हाँ। फील होता था, यस, फिर आप यस। अपनी स्टडी करते थे। हाँ। अच्छा, मैं 10th पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम 9th से स्टार्ट करते हैं, राइट? 9th में कितने मार्क्स आपका है? 9th में मेरे डिप हो गया था, 86% आए थे। मम्मा पापा का तब कैसा रिएक्शन था? तब मम्मा-पापा मेरे को कभी भी कुछ डाँटते नहीं थे एज़ सच मार्क्स के लिए। उन्हें पता था कि मैंने उस टाइम भी मेहनत करी थी। हाँ, ऑब्वियसली लक उस टाइम पे साथ नहीं दिया, लेकिन हाँ, वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं करते थे मेरे को। कभी ऐसा हुआ कि आपके मार्क्स को देख के मम्मा को गुस्सा आ गया, नहीं, या नहीं। उनका रिएक्शन कैसा था, या हमेशा से वो मोटिवेट किया करते थे कि नहीं कोई बात नहीं, जितने मार्क्स आए ठीक है? आई थिंक जब मैं लाइक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करता था, तब वो ऑब्वियसली थोड़ा डिसअपॉइंट होती थी। लेकिन जब मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, उन्हें पता है कि मैंने मेहनत करी है, बट फिर भी मार्क्स कम रह गए, तो फिर वो मुझे कुछ नहीं कहती थी। आपकी इनफैक्ट मम्मा अप्रिशिएट क्या ही करती करती थी। हैं? वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है करेंटली। एंड डैडी? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एट नाविगा ग्लोबल। तो दोनों कभी कभी आपके साथ बैठते थे, आपकी हाँ, हाँ, पढ़ाई हाँ, में हाँ, सपोर्ट श्योर, करते श्योर, थे? श्योर। अच्छा, जब 9th में 86%, राइट, हाँ। 86% आए, तो फिर क्या तभी सोच लिया था कि 10th में इस बार फुल? उस टाइम पे मैंने ये तो सोच लिया था कि 9th से थोड़ा-सा बेटर करूँगा, हाँ। बिकॉज़ 7th से पहले तक तो मैं लाइक टॉप 3 स्टूडेंट हुआ ही करता था। हाँ। 8th एंड 9th में मेरा डिप हुआ था। तो फिर मेरे को ये पता था कि मेरा पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इससे, तो फिर मेरे को पता था कि 10th में मैं काफ़ी ज़्यादा और मेहनत करूँगा। और ऑब्वियसली 100% तो एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन हाँ, मैंने काफ़ी अच्छा, मेहनत क्या करी थी। सोचा था कितने मार्क्स आ सकते हैं 10th में?
लाइक इनिशियली तो मेरे को 95% के आसपास एक्सपेक्टेड थे, बट जब बोर्ड एग्जाम दे के आया तब वो 98-99 के आसपास कंफर्म हो गए थे। अच्छा, ऐसे होता है ना कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको ना टेंशन होती है कि रिजल्ट आने वाला है। हाँ ऐसा हुआ आरव के साथ कि अभी रिजल्ट आने वाला है, टेंशन धक धक हो रही थी? हाँ, बिकॉज लाइक ऑब्वियसली डेट को लेके थोड़े से फंक्शंस हो रहे थे। हाँ। एंड जब 13th को पहले 12th का रिजल्ट आया, फिर ऑब्वियसली सेम डे पे रिजल्ट रिलीज होता है, तो फिर काफ़ी एक्साइटमेंट हुई थी उसके लिए भी। अच्छा, पापा मम्मी पूछते हैं ना कि हम्म, क्या लग रहा है, हाँ। कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आएंगे? हम्म, पूछा मम्मा डैडी ने? हाँ, लाइक सब्जेक्ट वाइज मैं ऑब्वियसली बोर्ड्स के बाद जस्ट कैलकुलेट करता रहता था बेस्ड ऑन द हाँ। आंसर कीज। तो फिर मैंने उन्हें ऑलरेडी बता ही रखे थे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आएंगे, और मतलब उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी ज़्यादा आए हैं। अच्छा, कितना एक्सपेक्ट किया था मम्मा डैडी ने? ओवरऑल तो आई थिंक 99.4 के आसपास मेरे एक्सपेक्टेशंस थी अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन जो मैंने करी थी। ठीक है, अब आते हैं आपकी जर्नी पर। 10th से स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। होता है ना कि जैसे ही आप एंट्री करते हो तो फिर होता है कि स्टूडेंट्स अपने माइंड को उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हमें अब आगे कैसे अपनी पढ़ाई करनी है। हम्म। कैसे प्रोसेस आपने स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई का? आई थिंक बिकॉज 2 years का गैप आ गया था मेरे एफर्ट में, तो फिर इनिशियली तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। हम्म। अराउंड हाफ ईयरली तक तो मैं सेट इन करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे सिलेबस ख़त्म करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। हम्म। तो फिर हाफ ईयरली के टाइम पे जब मेरी प्लानिंग कंप्लीट हो गई थी, तब मैंने इनिशियली एनसीईआरटी बेस्ड ही स्टार्ट करे थे। हम्म। जब मैंने एनसीईआरटी ख़त्म करी तब मैं रेफरेंस बुक्स पे गया, स्पेशली ओसवाल बुक्स, जिसके क्वेश्चन बैंक्स एंड सैम्पल पेपर्स काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए। जब वो ख़त्म हुए तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे बस उसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हुई, एंड हाँ, बस रिजल्ट आया उसके ये बाद तो। आपने बुक्स रखी हुई हाँ हैं हाँ अपने पास हाँ, में, ये सारे एग्जैक्टली। बुक्स, राइट? ये हाँ। सब आपने स्टडी किए इन सभी को? हम्म। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, कुछ स्पेशल ऐसे कोई शेड्यूल सेट किया हुआ था? मतलब पूरा सुबह उठते थे, उसके बाद कैसे कैसे दिन की शुरुआत करते थे? आपकी जो स्टडी की टाइमिंग होती थी वो क्या होती थी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपको अभी हम्म। देखेंगे हम्म। उनसे ज़रूर आपको सीख मिलेगी, तो ये समझना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका रूटीन था क्या? हाँ, आई थिंक स्कूल डेज़ में तो मेरा यही था कि स्कूल से जब मैं वापस आता था अराउंड 2 और 3 o'clock के आसपास, उसके बाद मेरी ट्यूशन होती थी अराउंड हाँ। 4 to 5। 6 o'clock मैं ट्यूशन से वापस आता था, एंड स्कूल आवर्स के वक्त मैं अराउंड 12 to 1 तक मैं स्टडी करा करता था हर रोज़। हम्म। तो फिर अराउंड 5 to 6 आवर्स मेरे उन दिन स्टडीज़ होते थे। लेकिन प्री बोर्ड के टाइम पे जब प्रिपरेशन का टाइम हो गया था, तब ऑब्वियसली स्कूल की भी हॉलीडेज़ हो गई थी। फिर उस टाइम पे मैं सुबह अराउंड लेट उठता था, अराउंड 10 to 11, क्योंकि मेरा मेन था कि मैं लेट नाइट स्टडी करा करता था। मैं 10 to 11 बजे उठता था, हम्म। फिर मैं अराउंड 4 to 5 तक पढ़ता था, ट्यूशन जाता था, 6 o'clock वापस आता था, एंड 6 o'clock से लेके रात के 5 तक मैं पढ़ लेता था अराउंड। अभी आपने अपने रूटीन का जिक्र किया, अब मैं आपके सब्जेक्ट्स पर आ जाती हूँ। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आरव का? मैथ्स ही मैथ्स? था। मैथ्स से सब डरते हैं, वैसे भी मैं भी नहीं, डरती हूँ इवन। मैथ्स मेरा लाइक हमेशा से हाँ। स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा था, इसलिए मेरा फेवरेट भी है। अच्छा, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया? आई थिंक साइंस में मेरे को थोड़ी सी स्ट्रगलिंग होती थी, इसलिए उस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ा था काफ़ी, हाँ। स्पेशली फिज़िक्स, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से विजुलाइज करना आना चाहिए। अच्छा, फिर ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, इसके लिए क्या अप्रोच किया आपने? आई थिंक इसके लिए टीचर्स वगैरह से एडवाइस लेना और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखना, हम्म। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड ऑफ कोर्स लाइक ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हम, जिससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जब हमें पता लग जाते हैं, हम्म। तो फिर आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहती है, स्पेशली बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपको फुल मार्क्स लेकर आने हैं तो मतलब प्लानिंग कैसे होती थी? वीकली प्लानिंग करते थे कि मंथली आप प्लानिंग करते थे? कैसे होता था सब्जेक्ट्स को लेकर? कैसे माइंड में कि मेरे को आज ये टॉपिक क्लियर करना है, या फिर कैसे होता था पूरा, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या था आपका? मेरी ना एक प्लानिंग नोटबुक में मेंटेन करके रखता था, जिसमें मैं डेली एंड वीकली प्लान्स बना के रखता था कि इस वीक में मेरे को इतने चैप्टर्स कवर करने हैं। हम्म। उसमें मेरे मम्मी ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। अच्छा। हाँ, ताकि मैं चैप्टर्स अच्छे से कवर कर सकूं और बैकलॉग्स कम से कम एक्यूमुलेट हो। तो ज़्यादातर कौन कौन सी बुक्स आपने इस टाइम पर पढ़ी हैं? सारी वही जो आपकी स्कूल बुक्स थी, या फिर हाँ आउटर अभी आपने ओसवाल बुक्स का भी जिक्र हाँ किया है हाँ, ना? एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन तो मस्ट है, हम्म। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली पीवाईक्यूज़ की। हम्म। उसके लिए ओसवाल बुक्स आर हाईली रिकमेंडेड, स्पेशली क्वेश्चन बैंक्स एंड सैम्पल पेपर्स। ओके। अच्छा, सैम्पल पेपर ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, राइट? हम्म। तो अभी कितने सैम्पल पेपर्स आपने सॉल्व किए इस पूरे फेज़ में अपने? ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर्स मैंने यूज़ करे थे, एंड उसमें अराउंड 9 to 10 सैम्पल पेपर्स होते हैं, मैंने हर सब्जेक्ट के सारे कर लिए थे। अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स पर हाँ फोकस हाँ था? हाँ, 4 सब्जेक्ट्स के सारे सैम्पल पेपर्स कर लिए थे। अच्छा, साइंस में इंटरेस्ट है आपका?
साइंस इनिशियली तो नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली उसको भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना था, तो फिर उस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा था। प्री बोर्ड्स पे भी आते हैं ना, तो प्री बोर्ड्स में नंबर आपके कितने थे? प्री बोर्ड 1 में आई थिंक मेरा थोड़ा-सा ड्रॉप हो गया था कंपेयर टू हाफ ईयरली। प्री बोर्ड 1 में मेरी 90% आई थी ऑन द डॉट, हाँ। एंड प्री बोर्ड 2 में फिर मेरी थोड़ी-सी इम्प्रूव हुई आफ्टर यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज़ स्पेशली ओसवाल। फिर मेरी 95.6 आई प्री बोर्ड 2 में, एंड प्री बोर्ड 3 में फिर 98.4 आई, एंड फिर बोर्ड में 100 आई। अच्छा, तो यहाँ से फिर क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई? क्योंकि होता है ना, अक्सर होता है कि लाइक ये वाला जो पूरा फेज होता है प्री बोर्ड से लेकर बोर्ड तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहता है ना, और उस वक्त आपको अभी 95% आई Yes, थिंक yes, है ना, yes. तो यहाँ से फिर अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज किया या पहले वाला जो रूटीन चल रहा था वही सेम उसको भी आगे फॉलो किया? आई थिंक रूटीन तो मतलब स्टडी आवर्स तो सेम थे, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा-सा चेंज करा था। नॉर्मली मैं पहले क्या करा करता था, मैं एनसीईआरटी रीड करता था एंड उसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बस अंडरलाइन कर देता था। इस टाइम पे मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाना पहली बार शुरू करा था। ऑब्वियसली मैंने पहले कभी नहीं बनाए थे, लेकिन उनसे काफ़ी हेल्प हुई थी, क्योंकि लिखने से आई थिंक हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा रिवाइज़ होते रहते हैं। इनफैक्ट अगर हम बिना देखे लिख रहे हैं तो फिर जो भी हमारे दिमाग में आता है हम वो लिखते रहते हैं, एंड उससे कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर होते हैं। लेकिन ये जो तमाम सब्जेक्ट्स थे कैसे कवर किया? एक एक करके मैं समझती हूँ, है ना? सबसे पहले तो मैथ्स ऑब्वियसली मेरा फेवरेट हाँ। सब्जेक्ट था, तो फिर उसमें सबसे पहले तो आई थिंक एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है, बिकॉज उसमें जो मिसलिनियस एक्सरसाइजेज होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आंसर्स आ जाते राइट। हैं। एंड उसमें ओसवाल के सैम्पल पेपर्स जो थे उनमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के थे, तो फिर उससे भी पीवाईक्यूज़ की भी प्रैक्टिस हो जाती है। एक बार रोकना चाहूंगी, है ना? एक बात बताइए, ओसवाल के पेपर्स का आपने जिक्र किया, कैसे इनसे कैसे हेल्प मिली? और मैं और क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे पब्लिकेशंस है, राइट, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अलग कैसे लगा या फिर माइंड में क्यों आया कि मतलब हम ओसवाल यूज, क्या मतलब ऐसा इजी कॉन्सेप्ट लग रहा था कि आप इजीली फिर उससे पढ़ते थे तो आप पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेते थे? क्या था माइंड में? आई थिंक ओसवाल की एक स्पेशलिटी जो मेरे को लगी थी, उसमें लैंग्वेज काफ़ी बेसिक लिखी हुई है, तो फिर उससे ओके। काफ़ी ज़्यादा समझ और कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाते थे। स्पेशली जो भी हम सैम्पल पेपर्स करते हैं, उनमें ऑब्वियसली जो भी आंसर्स मॉडल आंसर्स हैं, उनको वेरीफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे स्ट्रक्चर पता लग जाता है। तो फिर वो भी आई थिंक ओसवाल के सैम्पल पेपर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर लगा मेरे को, एंड उनसे और भी ज़्यादा हेल्प हुई, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट मेरा एक वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स था, और उनकी भी प्रैक्टिस हुई। तो फिर हाँ, जो मेन एग्ज़ाम था उनमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। मतलब स्टूडेंट्स को जरूर एक बार इनसे हाँ, पढ़ने की श्योर, जरूरत है श्योर, ना? श्योर, ठीक है, अब डेफ़िनिटली। सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के बाद नेक्स्ट ले लेते हैं साइंस, अभी बताया था, है ना? हाँ। आगे सब्जेक्ट्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सोशल साइंस। आई थिंक सोशल साइंस 10th में काफ़ी थ्योरी बेस्ड हो जाती है। मैं एक जो मेथड यूज़ करा करता था, उसको मैं बेसिकली एक स्टोरी लाइन की तरह याद किया करता था, हाँ। कि मतलब इस इवेंट के बाद ये इवेंट हुआ, फिर इस इवेंट के बाद ये इवेंट हुआ। उससे क्या होता है ना, कि डेट्स याद करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो और एक डेट का चार्ट बनाना काफ़ी मस्ट हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली हिस्ट्री में डेट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सोशल साइंस में तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी थी। इंग्लिश में आई फील एक्सप्रेशन जिस तरह से हम करते हैं पेपर में, एंड प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हमें स्टोरी के बेसिक्स याद हैं, पोएम्स के बेसिक्स याद हैं, उन्हें हमें एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, तो फिर उसके लिए आई थिंक वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, सोशल साइंस पे एक बार आती हूँ, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे इंग्लिश से। ऐसा हुआ हिस्ट्री को देख के तो टेंशन हो जाती है ना कि कौन पढ़ेगा भाई इतनी पुरानी चीजें, कैसे कैसे कवर करूं? ऐसा आया माइंड में, छोड़ देता हूँ इसको, मैथ्स पे फोकस कर लेता हूँ वापस? आई थिंक हिस्ट्री में 10th की हिस्ट्री तो मेरे को 9th के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली हम उसमें यूरोप एंड अदर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। आई थिंक अगर हम स्टोरीज़ के बारे में एक इंटरेस्ट डेवलप कर लें, तो फिर इंग्लिश एंड सोशल साइंस की सेम स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं, कि एक स्टोरी लाइन की तरह हम उसे याद कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब आगे सब्जेक्ट्स में बढ़े। इंग्लिश हो गया, कोई सब्जेक्ट हमारा बचा है अभी? फ्रेंच। हाँ, फ्रेंच। फ्रेंच एक सब्जेक्ट है, आई थिंक उसमें स्टार्टिंग अर्ली इज़ द की। हाँ। मैंने अराउंड 3rd एंड 4th के आसपास फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दिया था, एंड उससे ऑब्वियसली बेसिक्स मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए। 8th एंड 9th में एज आई सेड काफ़ी वीक हो गए थे, लेकिन फिर 10th में ऑब्वियसली जो बेसिक्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। हाँ, आई थिंक फ्रेंच में बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो फिर आगे की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। क्या ऐसा है कि आरव को ऑनलाइन स्टडीज पर ज्यादा भरोसा है, या फिर आप वैसे अगर वर्बली खुद टीचर से समझते हैं क्लास में तो वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं? कौन सा बेस्ट लगता है? आई फील अगर हम इन पर्सन टीचर से समझ पाए तो वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फार बेटर है, लेकिन अगर बाय चांस टीचर्स फ्री नहीं है और अगर हमारा कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाता, तो ऑनलाइन लेक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं,
बिकॉज उसमें लाइक अगर तुम घर पे पढ़ रहे हो तो फिर मतलब डाउट्स वगैरह और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड आई थिंक वीडियो लेक्चर्स वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर पाते हैं। अच्छा, तो आपने वो कभी वहाँ पर 10th में इवन हाँ इस हाँ पूरे हाँ, 1 साल में श्योर आपने श्योर। यूज़ किए, वो हाँ कभी हाँ ऐसा लगा कि हाँ मतलब बेनिफिशियल है? हाँ, श्योर श्योर। अच्छा, अभी होता है ना कि स्टूडेंट के जैसे एग्जाम आए, इवन वो तो छोड़ ही दो, अभी छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स क्या करते हैं, ट्यूशंस लगा देते हैं। हाँ आरव ने ट्यूशंस लगाए तो हाँ। कितने ट्यूशंस आरव जाता था? मैं तो एक ही ट्यूशन जाया करता था 10th में, एंड वो भी सिर्फ मैथ्स एंड साइंस की हुआ करती थी, हम्म। बिकॉज लाइक साइंस तो मेरा एक वीक सब्जेक्ट था ही, लेकिन मैथ्स में भी ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा आगे का करना था, तो फिर उसके लिए काफ़ी आई थिंक ट्यूशंस हेल्पफुल रहती हैं, स्पेशली डाउट्स वगैरह एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को करने के लिए। यानी अगर आप क्लास के साथ साथ ट्यूशन आप लगाएंगे तो ये है कि एटलीस्ट अगर कुछ पॉइंट्स हैं क्लास में क्लियर नहीं हो पा रहे तो आप ट्यूशन में कर सकते हो, है ना? आरव, आप कोई मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आपके इस पूरे रूटीन से जो आपकी स्ट्रेटेजी है, हेल्प ज़रूर मिलेगी, है ना? आई फील कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, एंड हमें हमेशा एंड के लिए काम नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्लानिंग के साथ डिवाइड करके अगर हम काम करें तो फिर इजीली हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, एंड या कम बैक पॉसिबल होता है 9th से 10th में। अगर 9th में अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी थे, 10th में अगर तुम मेहनत कर लो तो फिर तुम्हारे 10th में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, बुक्स सिलेक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद इससे हेल्प मिल पाएगी कि अब हमें आगे जो पढ़ाई करनी है वो कौन कौन सी बुक से करनी है, राइट? आई थिंक मेरे लिए तो ओसवाल बुक्स ही रेकमेंड किया था टीचर्स ने, एंड मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे 10th में, उन्होंने भी काफ़ी रेकमेंड करे थे ये बुक्स। ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक्स भी काफ़ी हेल्पफुल थे, उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। वन ऑफ द फीचर्स वाज कि उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50% थे, और ऑब्वियसली सीबीएसई भी अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यूज में डाल रहा है। तो फिर आई थिंक वो वन ऑफ द फीचर्स था, एंड जो मॉडल आंसर्स दिए हुए थे प्रीवियस ईयर टॉपर्स के, आई थिंक वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे, बिकॉज उससे मेरे को आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग काफ़ी अच्छे से समझ आ गई थी, एंड कैसे फ्रेम करना है आंसर्स को, वो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल था। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग पर बात करते हैं ना। अब 10th तो हो गई, मार्क्स जितने लाने थे उससे बहुत ज़्यादा मिल भी गए हैं। हाँ। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अब आगे कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है? अभी मैंने पीसीएम चूज़ करी है विद सीएस, मेरा आगे का प्लान तो आईआईटी जेईई है, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए भी मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँगा, एंड आई होप कि जैसे मार्क्स 10th में आए हैं वैसे ही आईआईटी जेईई एग्ज़ाम में भी आए। अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है, राइट? श्योर। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अब 10th में आए हैं उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप कि कुछ ज़रूरी बातें जो उनको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए इस पूरे फेज़ में? आई फील कि कंसिस्टेंट रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम्हें स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी शुरू करनी चाहिए, स्पेशली अगर तुम 9th में एवरेज थे। सेकेंड ऑफ पॉइंट, आई थिंक रेफरेंस मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, एनसीईआरटी तो मस्ट है, साथ में ओसवाल बुक्स जैसे रेकमेंड करूँगा मैं, एंड थर्ड आई थिंक हार्ड वर्क अगर हम करें तो फिर सक्सेस ऑब्वियसली पॉसिबल हो जाता है। आरव की हॉबीज़ क्या क्या है? क्या क्या पसंद है आरव को? मैं मोस्टली स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड था, मैं बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेला करता था, तो फिर लाइक आई थिंक स्पोर्ट्स बेसिकली एक मेडिटेटिव रैन था मेरे लिए। आरव, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कौन सी बुक्स पढूं? अगर आरव के अकॉर्डिंग मैं समझना चाहूँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स की स्टडी को लेके, सब्जेक्ट्स और उनको कवर करना है तो कैसे हम करेंगे? आई फील इन बुक्स के मामले में क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो अराउंड 5 to 6 बुक्स खरीद लेते हैं और वो पूरी तरह से उन्हें कंप्लीट भी नहीं कर पाते। आई फील इस मामले में एक वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड अप्रोच प्रोवाइड करे, एंड इस केस में मैं ओसवाल बुक्स को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, बिकॉज वन थिंग इज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड अप्रोच है रिगार्डिंग द कॉन्टेंट ऑफ एनसीईआरटी। सेकेंड ऑफ ऑल वो उन क्वेश्चंस को प्रोवाइड करते हैं जो एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स एग्जाम में अब ट्विस्टेड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो फिर ओसवाल बुक्स उन्हें भी प्रोवाइड करता है जिससे प्रैक्टिस और भी ज़्यादा डिटेल हो जाती है। ओके, अभी आपने बताया था आउटडोर गेम्स आपको पसंद है, राइट? अभी हम स्टूडियो में अब हम खेलते हैं एक रैपिड फायर गेम, और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आई थिंक, ठीक है? मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है आपकी स्टडी और आपकी रूटीन से सबसे पहले रिलेटेड। 5 क्वेश्चंस है, 1 वर्ड आपको आंसर करना है, ओके? सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है, सुबह कितने बजे उठते हो आप पढ़ने के लिए? 9 to 10। किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस रहा और डर भी किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा लगा? साइंस। साइंस से, और सबसे ज्यादा फोकस भी इसी पर रहा, हाँ, राइट? ओके, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स।
ओके, कितने घंटे रोज पढ़ाई कर लेते हो? 10 to 11 hours. लास्ट टाइम जब सिलेबस कंप्लीट करना था हम्म। तो कौन सा वो सब्जेक्ट था जो कवर किया? आई थिंक सोशल साइंस ही था मोस्टली, और एआई का जो लास्ट पेपर था उसका सिलेबस कवर करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो स्ट्रगल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट? आपकी पूरी इस 1 साल की जर्नी से रिलेटेड। कभी ऐसा हुआ एग्जाम के दिन बुक हो गई? प्री बोर्ड्स में भी और बोर्ड में भी। नहीं, ऐसा हुआ कि मम्मा कहीं बुक रखकर भूल गई है? नहीं। ओके, क्या कभी ऐसा हुआ रट्टा मारने की जरूरत पड़ी या फिर सब समझ कर ही गए हो? नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। लेट नाइट स्टडी या फिर अर्ली मॉर्निंग? लेट नाइट स्टडी। यू लाइक लेट? Yeah. ओके। एग्जाम के दिन लकी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है, वैसे लकी पेन रहता है, राइट? हाँ। आपका था ऐसा कुछ? मेरा पाउच था, लकी पाउच था, ग्रीन कलर का था। ओके, हाँ। लेकर गए साथ में उसको? हाँ, हाँ। ठीक है। ऐसा हुआ कभी किसी अपने फ्रेंड से नोट्स छिपाए जो पहले से तैयार किए थे? नहीं, क्योंकि मेरे नोट्स एंड के टाइम पे थे तो नहीं। ओके, अब आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स क्या क्या है ये सबको बताएंगे, ठीक है? हम्म। स्टार्टिंग करते हैं। 10th के बाद अब स्ट्रीम तो आपने आई थिंक पीसीएम बताई PCM, थी, राइट? फ्यूचर में अब क्या बनना चाहते हो? IITian। ओके, स्कूल टॉपर बनना ड्रीम रहा है कभी? हाँ। अभी आगे है 11th 12th में? हाँ, 12th में भी है। कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना पसंद करोगे? IIT बॉम्बे। ओके, एक टीचर जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं लाइफ में? अपूर सर, मेरे ट्यूशन टीचर। ओके, पढ़ाई के बीच में फेवरेट डिस्ट्रैक्शन क्या था? स्पोर्ट्स। ओके, ग्रुप स्टडी या फिर सोलो स्टडी? सोलो स्टडी। ओके, लास्ट मिनट रिवीजन या फिर सबसे पहले से रिवीजन? सबसे पहले से रिवीजन। ओके, एग्जाम के बाद सबसे पहले क्या किया? इंजॉय करा, बिकॉज ऑफ कोर्स 10th के फेज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते। तो फिर लाइक उसके लिए वेंट आउट करने के लिए ट्रिप्स पे भी गया मैं काफ़ी। तो ओके, कभी सपने में एग्जाम दिखा? ऐसा हुआ समझ नहीं आया पापा, आज मेरे ड्रीम में भी आ गया ये वाला पेपर? हाँ, मतलब काफ़ी टाइम ड्रीम में ये आया था कि अच्छे मार्क्स लाने हैं। ओके, अब 10th में मम्मा पापा का ड्रीम कंप्लीट कर दिया, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? थैंक यू बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो। मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया प्लानिंग में, एंड हाँ। पापा ने भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने में मदद करी। तो फिर हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओके आरव, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात कि आरव की अभी तक की जो जर्नी रही है वो सभी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। और सबसे खास बात ये भी कि आरव का जो रूटीन रहा है या फिर अभी बुक्स को लेकर जो आरव ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं स्टूडेंट्स को कि वो कौन कौन से बुक्स सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर कैसे वो फोकस कर सकते हैं अपनी स्टडी पर। आई थिंक अगर आप भी जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है अपने किसी भी एग्जाम को लेकर, आरव की इस जर्नी से वो अपने गोल बहुत ईजिली अचीव कर सकता है। थैंक यू आरव। थैंक यू मैम।